नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 7 दिसंबर 7 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सब लोग सेशन से जुड़ जाइए। सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ डेली करंट अफेयर के आप नोट्स बना सकें, इसके लिए जो है आपको करंट अफेयर की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों, डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और वहां से करंट अफेयर की पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। साथ ही साथ जैसा कि करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करिए रेगुलर सेशन को फॉलो करने की। कोई भी सिंगल सेशन आपका मिस नहीं होना चाहिए। डेली करंट अफेयर की क्लास मॉर्निंग में 7 बजे जो है डेली होती है, इसलिए इसको डेली फॉलो करिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में लद्दाख क्षेत्र की चिंताओं को दूर करने के लिए एक समिति का गठन किया है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक समिति का गठन किया है दोस्तों, जो कि लद्दाख में जो बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं, लद्दाख से संबंधित जो चिंताएं हैं उनको दूर करने के लिए। और इस समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जा रहा है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। और दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, नित्यानंद राय। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो लद्दाख क्षेत्र है दोस्तों, उस लद्दाख क्षेत्र की चिंताओं को दूर करने के लिए, जो वहां पे जो चुनौतियां हैं, जो चिंताएं हैं, जो वहां के लोगों की मांग है, उन मांगों को जानने के लिए एक उच्चाधिकार जो है प्राप्त समिति के पुनर्गठन को आधिकारिक तौर पे अधिसूचित कर दिया, यानी कि आधिकारिक तौर पे इसकी घोषणा कर दी है कि भाई एक समिति को गठित किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है, जो जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति है उसको सन 2019 में रद्द कर दिया गया था, उसको एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था। और जम्मू कश्मीर को जो है, जब इसे जो है स्पेशल स्टेट का दर्जा इससे लिया गया था, तो इसको 2 भागों में बांट दिया गया था, 2 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। एक तो आपका लद्दाख था, दूसरा जम्मू कश्मीर था। और उसके बाद जो है 19 अगस्त 2019 से जो क्षेत्र में लंबे समय से कई सारे आंदोलन चल रहे हैं, कई सारी चीजें मांग जो उठ रही है वहां के लोगों के द्वारा, उसी मांगों को ध्यान में रखते हुए जो है उन चुनौतियों को, उन लोगों की मांग को जानने के लिए ठीक है जो है समिति को गठित किया गया। ये जो 15 सदस्यीय दोस्तों समिति है, इस समिति में दोस्तों, इस समिति की जो अध्यक्षता की जाएगी वो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, जिनका नाम है नित्यानंद राय, उनके द्वारा इस समिति की अध्यक्षता की जाएगी। ये एक पुनर्गठित समिति, यानी कि इस समिति को फिर से गठित किया गया है। 15 सदस्य होंगे इस समिति में, जिसमें 8 सदस्य जो दोस्तों है वो सरकारी प्रतिनिधित्व शामिल है, यानी कि सरकार के जो प्रतिनिधि है वो इस समिति में शामिल है। इस सदस्य यहाँ पे जो है सदस्य की बात करें तो इसमें जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर वीडी मिश्रा है। लद्दाख के जो सांसद है यहाँ पे जामयांग सेरिंग, यहाँ पे नामग्याल है। और कारगिल और लेह जो कि 2 जिले हैं दोस्तों, वहां की जो स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के अध्यक्ष जो है इसमें शामिल है। ये जो दोनों जिले हैं कारगिल और लेह, इनका जो प्रतिनिधित्व किया जाएगा वो 7 सदस्यों के द्वारा किया जाएगा, जिसमें देखा जाए एक एपेक्स बॉडी है, लेह लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन और अन्य जैसे विभिन्न संगठनों के नेता जो है उसमें शामिल होंगे। इस समिति के जो अधिदेश में जो लद्दाख निवासियों के लिए भूमि और रोजगार की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक जो लद्दाख क्षेत्र की चिंताओं को दूर करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति जो कि 15 सदस्यीय समिति है, जिसकी अध्यक्षता की जाएगी केंद्र यहाँ पे गृह राज्य मंत्री है नित्यानंद राय के द्वारा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया, ऑप्शंस आपके सामने है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड को दोस्तों स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे विद्युत मंत्रालय के अधीन एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, जिसका नाम है पावर ग्रिड, ठीक है, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसे जो एक प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये एक महारत्न कंपनी है दोस्तों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसे देखा जाए स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये जो अवार्ड इसको किस लिए दिया गया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें दोस्तों, तो इसके जो अभूतपूर्व यहाँ पे पुगलूर त्रिशूर 200 मेगावाट वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर्स
हाई वोल्टेज डायरेक्टरेट करंट सिस्टम के लिए जो है इसे यह पुरस्कार प्रदान किया गया, ये प्रशंसा की गई। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्कॉच गोल्ड अवार्ड जो है सम्मानित किया गया, किसे किया गया? तो विद्युत मंत्रालय के अधीन एक महारत्न केंद्रीय उपक्रम सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कंपनी है जिसका नाम है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसे जो है प्रदान किया गया है। इसी के साथ साथ एक अन्य अवार्ड की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है यानी कि इसरो, जो भारत का अंतरिक्ष ठीक है संस्था है, ठीक है, अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है जिसका नाम है इसरो, उनकी वैज्ञानिक है दोस्तों जिनका नाम है डॉक्टर वी.आर. ललितांबिका। ठीक है, इनको जो है फ्रांस सरकार के द्वारा अपना जो सिर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सिर्स नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है फ्रांस सरकार के द्वारा। किसे दोस्तों? तो इसरो की वैज्ञानिक है जिनका नाम है डॉक्टर वी.आर. ललितांबिका, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इनको ये जो पुरस्कार प्रदान किया गया है ये फ्रांस और भारत के बीच में जो अंतरिक्ष सहयोग में भागीदारी के लिए राजदूत थियरी माथो ने यह जो है सम्मान ललितांबिका को, डॉक्टर ललितांबिका को प्रदान किया है। इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम निदेशालय के पूर्व निदेशक हैं। ठीक है, कौन दोस्तों? ललितांबिका। इनको जो देश के शीर्ष नागरिक पुरस्कार लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया। किस देश के दोस्तों? तो फ्रांस। ठीक है, फ्रांस के जो शीर्ष नागरिक पुरस्कार है लीजन डी ऑनर से इसको सम्मानित, इन्हें जो है सम्मानित किया गया। तो ये कुछ अन्य पुरस्कार हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि किस संस्था द्वारा सशस्त्र बल अधिकारियों के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण आरंभ किया गया है? तो यहाँ पे किस संस्था के द्वारा दोस्तों सशस्त्र बल अधिकारियों के लिए ये ड्रोन प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण आरंभ किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और साथ ही साथ वीडियो को दोस्तों के बीच में शेयर करते रहिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों IIT गुवाहाटी, इनके द्वारा जो है जो सशस्त्र बल अधिकारी उनको ड्रोन प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण जो है दिया जाएगा, प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था है दोस्तों गुवाहाटी, उनके द्वारा जो सशस्त्र बलों की अभियानगत जो तैयारियां हैं उन तैयारियों के आधुनिकीकरण के लिए जूनियर कमीशन अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी के संबंध में 3 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम क्या किया गया है? प्रारंभ किया गया है। जो पाठ्यक्रम है दोस्तों ये प्रशिक्षण लेने वाले अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद के लिए करियर विकल्प चुनने में भी मदद करेगा, क्योंकि इससे उन्हें विविध ड्रोन उद्योग या प्रौद्योगिकी उद्यमियों के रूप में सफल होने के लिए आवश्यक ज्ञान, दृष्टिकोण और सोच मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये जो IIT गुवाहाटी है दोस्तों, उनके द्वारा जो सशस्त्र बल है उनके अधिकारियों को ड्रोन प्रशिक्षण से संबंधित प्रशिक्षण जो है प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों की भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? ठीक है, तो यहाँ पे रेल पटरियों पर जो हाथियों से होने वाली दुर्घटनाएं हैं उनको रोकने के लिए कौन सी तकनीकी पेश की गई है भारतीय रेलवे के द्वारा? तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने 4 विकल्प है, गजराज कवच है, हाथी बचाव है, गजराज सुरक्षा या फिर हाथी कवच है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी है, गजराज सुरक्षा जो है। यहाँ पे रेल पटरियों पे अक्सर देखिए जो ट्रेन की वजह से जो हाथियों दुर्घटनाग्रस्त कई बार उनकी मौत हो जाती है, तो इन्हीं सब दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने गजराज सुरक्षा जो है एक तकनीकी को पेश किया है भारतीय रेलवे ने। तो भारतीय रेलवे ने जो रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं उनको रोकने के लिए एक अत्याधुनिक तकनीकी को पेश किया है। इस अत्याधुनिक तकनीक के नाम क्या है दोस्तों? गजराज सुरक्षा। ठीक है, ये जो गजराज सुरक्षा है दोस्तों ये एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक है आधारित एक एल्गोरिथम और संवेदनशील ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क पर ये काम करेगा। इससे क्या होगा, जो रेलवे ट्रैक के करीब जो आने वाली हाथियां हैं उनका संकेत मिल जाएगा, यानी कि पहले से ही पता संकेत मिल जाएगा किसके माध्यम से, ये जो AI आधारित एल्गोरिथम और जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है उस केबल नेटवर्क के माध्यम से ये पता चल जाएगा कि इस रेल ट्रैक पे कोई हाथी आने वाली है और उसके ठीक है, और ये जो ट्रेन से और जो हाथियों के बीच में जो दुर्घटनाएं होती है उनको रोकने में काफी इससे मदद मिलेगा। तो इसका बेसिकली उद्देश्य क्या है इस अत्याधुनिक तकनीकी गजराज सुरक्षा का? तो ये जो ट्रेन दुर्घटनाओं से जो हाथियों की मौत हो जाती है दोस्तों, तो उन हाथियों की मौत यानी कि इन ट्रेन दुर्घटनाओं से हाथियों को बचाना इसका मूलतः उद्देश्य है। भारतीय रेलवे जो है इस तकनीकी को किन किन राज्यों में लागू करेगा दोस्तों, शुरू करने की योजना बना रहा है? तो पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, झारखंड में, असम, केरल, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से और साथ ही तमिलनाडु में शुरू करने की योजना बना रहा है दोस्तों भारतीय रेलवे। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि सर्वाधिक जो है हाथियों की संख्या, ठीक है, सर्वाधिक हाथियों की संख्या, ठीक है, हाथियों की संख्या किस राज्य में है? ठीक है, किस राज्य में है,
किस राज्य में है, और साथ ही साथ आप मुझे बताइए प्रोजेक्ट जो एलिफेंट है, ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट जिसको प्रोजेक्ट टाइगर के साथ मिला दिया गया है, ठीक है, एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था, कौन से साल जो है इसको शुरू किया गया था, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में, वहां का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। और दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी है, एयर मार्शल मकरंद रनाडे को वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक के तौर पे नियुक्त किया गया। तस्वीर आप उनकी देख सकते हैं, ये है एयर मार्शल, ठीक है, मकरंद रनाडे, ठीक है, और इनको वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एयर मार्शल मकरंद रनाडे की बात करें तो ये कुशल एयर मार्शल संजीव कपूर का स्थान लेंगे। इससे पहले दोस्तों एयर मार्शल जो मकरंद रनाडे हैं ये महानिदेशक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, ठीक है। तो ये कुछ नियुक्ति, इसके अलावा कुछ और भी नियुक्तियां दोस्तों एयरफोर्स से रिलेटेड। तो यहाँ पे दोस्तों जो कमांडर है प्रेरणा देवस्थली, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये प्रेरणा देवस्थली को भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे नौसेना में, भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई दोस्तों? कमांडर प्रेरणा देवस्थली। कमांडर जो प्रेरणा देवस्थली है ये भारतीय नौसेना के कौन से बेड़े की कमान संभालेंगी? तो ये पश्चिमी बेड़े की युद्धपोत का ये कमान संभालेंगी। जो लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा है इनके बारे में और बातें करें तो ये देखा जाए टुपोलेव Tu-142 पर पहली महिला पर्यवेक्षक भी रही हैं। वे एक समुद्री टोही विमान P-8I पर भी इन्होंने काम किया है। तो ध्यान रखिएगा भारतीय नौसेना की युद्धपोत की कमान संभालने वाली जो पहली महिला अधिकारी बनी है वो कमांडर प्रेरणा देवस्थली बनी है। इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछे तो भारतीय सेना में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला दोस्तों कौन है? महिला कैडेट प्रिया झिंगन है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कि हाल ही में सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है पंजाब, ठीक है। पंजाब ने जो है सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। तो पंजाब ने दोस्तों गत चैंपियन हरियाणा को हरा करके, ठीक है, हरियाणा को हरा करके पेनाल्टी शूट आउट में 9 से 8 में हराकर सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 टूर्नामेंट में जो है 17 से लेकर के 28 नवंबर 2023 तक चेन्नई तमिलनाडु के मेयर जो राधा कृष्ण हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया गया था। ये जो सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप है दोस्तों, ये जो टूर्नामेंट है ये 17 से लेकर के 28 नवंबर के बीच में चेन्नई में, ठीक है, जो कि तमिलनाडु की जो है राजधानी, वहां पे आयोजित किया गया था। कौन से स्टेडियम में? मेयर राधा कृष्ण हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया गया था। इसके साथ ही दोस्तों बात करें तो तमिलनाडु ने तीसरे स्थान के मैच में कर्नाटक को पेनाल्टी शूट आउट में 5-3 से हरा दिया था। तो तीसरे स्थान पे दोस्तों तमिलनाडु है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक मैराथन हुई थी, 37वीं पुणे अंतरराष्ट्रीय मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था पुणे में। और इस मैराथन को दोस्तों केनिया के केमेई एलियास कैप्रोनो है, उन्होंने इस मैराथन को जीत लिया है, ठीक है। तो केनिया के जो केमेई एलियास कैप्रोनो है, इन्होंने पुणे में 37वें पुणे अंतरराष्ट्रीय मैराथन प्रतियोगिता को जीत लिया है। इसी के साथ साथ दोस्तों दूसरे स्थान पे कौन था इस 37वें पुणे अंतरराष्ट्रीय मैराथन प्रतियोगिता में? तो इथियोपिया के जो साइमन माइना मोंगी है वो दूसरे स्थान पे थे। वहीं अगर तीसरे स्थान की बात करें तो अडेरे हालू जो है वो तीसरे स्थान पे थे। पूर्ण मैराथन सनास मैदान से तड़के 3:30 बजे जो है जब हुआ था, और अगर हाफ मैराथन की बात करें तो 4 बजे ये शुरू हुई थी। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर जैसी कई श्रेणियों में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों प्रतिभागियों ने भाग लिया। तो आप बेसिकली ध्यान रखिएगा जो 37वें पुणे अंतरराष्ट्रीय मैराथन प्रतियोगिता वो किसने जीता है? तो केनिया के केमेई इलियास, ठीक है, कैप्रोनो ने जीता है। यहाँ पे दोस्तों हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। चूंकि चर्चा के यहाँ पे कुछ अन्य स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजों की चर्चा करते हैं। यहाँ दोस्तों जो भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड है यानी कि BCCI की बात करें तो इसने दक्षिण अफ्रीका के लिए जो भारतीय टीम है उसकी घोषणा कर दी है। ये जो श्रृंखला है दोस्तों ये 10 दिसंबर से शुरू होगी। इस श्रृंखला, ये जो टेस्ट मैचों की जो श्रृंखला है दोस्तों, इस टीम का नेतृत्व कौन करेगा? तो रोहित शर्मा करेंगे, ठीक है।
ये एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में भारत की कप्तानी कौन करेगा दोस्तों? तो केएल राहुल संभालेंगे। वहीं अगर T20 टीम के कप्तान कौन होंगे दोस्तों? तो सूर्य कुमार यादव होंगे। भारतीय टीम जो है दक्षिण अफ्रीका में 3 जो है T20, 3 एक दिवसीय और उसके बाद 2 टेस्ट मैच जो है वो खेलेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो है टेस्ट मैच श्रृंखला की कप्तानी कौन संभाल रहा है, नेतृत्व कौन कर रहा है, जो यहाँ पे एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की कप्तानी कौन कर रहा है, T20 क्रिकेट टीम की कप्तान कौन होगी, ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों T20 जो क्रिकेट स्पर्धा में देखा जाए, जो 5वां और फाइनल T20 क्रिकेट स्पर्धा था उसमें भारत ने किसको हरा दिया दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया को 6 रन से हरा करके श्रृंखला को 4-1 से जीत लिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्रिकेट T20 क्रिकेट स्पर्धा में भारत जीता है ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। भारत ने पहले जो है बल्लेबाजी किया है और 20 ओवर में भारत ने 8 विकेट पर 160 रन बनाया है और जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने जो है 8 यहाँ पे T20 यहाँ पे 20 ओवर में, ठीक है, टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 154 रन ही बना सके। इसी के साथ साथ भारतीय टीम जो है विजयी रही है। और यहाँ पे जो है बल्लेबाजी और गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन किया है किसने दोस्तों? अक्षर पटेल। और अक्षर पटेल ने जो कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए उनको प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया है। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थी, उनको हम लोगों ने देखा। अब बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में? अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है कि सैन्य साहित्य महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो सैन्य साहित्य महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चंडीगढ़। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे पंजाब की जो राजधानी, पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में सैन्य साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों। और ये जो कि आज इसका आखिरी दिन है, ये जो सैन्य साहित्य महोत्सव जो कि 26 नवंबर से शुरू था और ये 7 दिसंबर यानी कि आज इसका आखिरी दिन है, इसका सैन्य साहित्य महोत्सव का चंडीगढ़ में इसका आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव, ये जो मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल है दोस्तों, इसका जो महत्व है, इसका जो उद्देश्य क्या है, तो इन बहादुर जो वो बहादुर पुरुष जो जिन्होंने अपना बलिदान दिया इस देश की रक्षा में, ठीक है, जिन्होंने सीमाओं पर लड़ाई किया और उससे अपने देश की रक्षा के लिए, ठीक है, उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, उन बहादुर पुरुषों के बारे में जानना, ठीक है, ताकि उनके देश में जो है शांति बनी रहे, उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। उन महावीर पुरुषों के बारे में जानने के लिए इस मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस सैन्य साहित्य का जो पहला संस्करण है दोस्तों, ये 2017 में आयोजित किया गया था और अगले वर्ष यानी कि 2024 का जो उत्सव होगा उसका आयोजन पंजाब के अमृतसर में आयोजित किया जाएगा। चूंकि 2017 में इसका पहला आयोजन किया गया था, तो 2023 का जो आयोजन हुआ था इसका ये 7वां संस्करण था जो कि चंडीगढ़ में आयोजित किया गया और 8वां संस्करण जो होगा 2024 में अमृतसर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा देश 2030 में वर्ल्ड फेयर की मेजबानी करेगा? तो 2030 में वर्ल्ड फेयर की मेजबानी कौन सा देश करेगा दोस्तों? तो ये करेगा सऊदी अरब। ठीक है, तो सऊदी अरब दोस्तों 2030 में वर्ल्ड फेयर की मेजबानी करेगा और इसका जो आयोजन होगा ये सऊदी अरब की जो राजधानी दोस्तों रियाद, वहां पे वर्ल्ड फेयर के आयोजन किया जाएगा। इसका यहाँ पे जो ये जो सऊदी अरब की जो को ये जो मेजबानी मिली है दोस्तों, फ्रांस की राजधानी जो पेरिस में एक ब्यूरो इंटरनेशनल डी एक्सपोजिशन से में प्राप्त हुआ है। इसकी मेजबानी के लिए जो है सऊदी अरब को ने दक्षिण कोरिया और इटली को हराया है। सबसे जो मतदान मिला है वो सऊदी अरब को मिला है। सऊदी अरब की दोस्तों बात करें तो इसको जो है कितने वोट मिले हैं यहाँ पे, तो 182 वोटों में से 119 वोट प्राप्त हुआ। और इसी के साथ साथ जो वर्ल्ड फेयर 2030 का जो आयोजन करेगा वो सऊदी अरब करेगा। वर्ल्ड एक्सपो जो है लंबे समय तक चलता है और ये लगभग 5 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। इस फेयर के जो है जरिए जो दुनिया भर के देश हैं वो अपने उत्पादों को, जो उनका प्रोडक्ट होता है, जो नई खोज है, जो खास चीजें उनको पेश करेंगे। इससे उनके देश में क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, निवेश बढ़ेगा और जब निवेश बढ़ेगा तो उनकी अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। अगर हम बात करें पहली बार इसका आयोजन कब किया गया था, 1851 में किया गया था, लंदन में इसमें आयोजन किया गया था पहली बार। और इस फेयर का आयोजन किया किसके द्वारा जाता है, तो ब्यूरो इंटरनेशनल डी एक्सपोजिशन के द्वारा जो है इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस 2023 कब मनाया गया? तो यहाँ पे दोस्तों अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस दोस्तों कब मनाया गया 2023? ऑप्शंस आपके सामने और इसका करेक्ट आंसर है डी। ठीक है,
5 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस, जिसे हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, क्या नाम है? आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस, इस नाम से भी जाना जाता है। और ये हर साल देखा जाए 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 1985 में मनाया गया था। किसके द्वारा? तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसको मनाया जाता है और अनिवार्य भी किया गया। इस साल जो है ये इंटरनेशनल वॉलेंट्री डे का जो थीम क्या था, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस का जो विषय क्या था, तो सामूहिक कार्यवाही की शक्ति यदि हर किसी ने किया है। ठीक है, इस दिन का उद्देश्य क्या है? तो स्वयं सेवकों और संगठनों के प्रयासों का जश्न मनाने, स्वयंसेवीवाद को बढ़ावा देने के अवसर प्रदान करना, स्वयंसेवी प्रयासों का समर्थन करने के लिए सरकारों को प्रोत्साहित करना, स्थानीय और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए स्वयंसेवी योगदान को मान्यता देना, ये इसका बेसिकली उद्देश्य था। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों एक अन्य दिवस भी मनाया जाता है, वो कौन सा है? तो हर साल दोस्तों 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो है मनाया जाता है। इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के भी नाम से जाना जाता है। यह दिन, जो यह दिवस है दोस्तों, समाज और विकास में कि हर स्तर पर जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके अधिकारों, उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के जो सभी पहलुओं में विकलांग व्यक्तियों की स्थिति है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए दिवस मनाया जाता है। अगर हम वर्तमान का डेटा देखें दोस्तों कि कितने लोग विकलांग हैं, तो यहाँ पे 1.3 अरब से अधिक लोग जो है लोग महत्वपूर्ण विकलांगता का अनुभव करते हैं। जो वैश्विक आबादी का कितना परसेंट है दोस्तों? 16% का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा किस वर्ष किया गया था? तो 1992 में इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा किया गया था। इस साल जो है इस दिवस की थीम क्या है, यानी कि विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है? तो विकलांग व्यक्तियों के लिए, उनके साथ और उनके द्वारा SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को बचाने, प्राप्त करने की कार्रवाई में संयुक्त, ये इस साल की थीम है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इसी के साथ साथ 2 दिसंबर को दोस्तों विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 2 दिसंबर को। पहली बार जो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो मनाया गया था वो वर्ष 2001 में मनाया गया था। इस दिवस की जो शुरुआत की गई थी वो भारतीय कंप्यूटर कंपनी दोस्तों NIIT के द्वारा इस दिवस की शुरुआत की गई थी। कंप्यूटर जो ये विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है, इसकी थीम क्या है? मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना जो है वो रखी गई थी। इस दिन का उद्देश्य क्या है? तो लोगों को कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूक करना है, उन्हें उनकी मूल बातों जो है सिखाना, ये इस दिवस की थीम है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ आज का हमारा लास्ट MCQ है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? दोस्तों वीडियो को शेयर कर दिया करिए, लाइक्स एंड कमेंट्स भी बढ़ा दिया करिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है। तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय जिसका एम्पलीफाई, ठीक है, मंत्रालय ने एम्पलीफाई 2.0 जिसका नाम है असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म फॉर लिवेबल, ठीक है, लिवेबल, इंक्लूसिव एंड फ्यूचर रेडी अर्बन इंडिया, ठीक है, इस पोर्टल को फुल फॉर्म में ये ध्यान रखिएगा एम्पलीफाई। ये जो पोर्टल है वो दोस्तों डेटा संचालित नीति निर्माण में सहायता के लिए जो शिक्षाविद हैं, जो शोधकर्ता हैं, जो हितधारक हैं, उनके लिए एक मंच पर भारतीय शहरों से कच्चे डेटा की सुविधा जो है प्रदान करेगा। ये जो पोर्टल है दोस्तों, इस पोर्टल पर 225 शहरी स्थानीय निकायों को शामिल किया गया है और 150 जो है शहरों का डेटा पोर्टल उपलब्ध है। 4000 से अधिक जो है शहरी स्थानीय निकायों का डेटा अंततः पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा। कुल डीजल खपत से संबंधित डेटा, पानी की गुणवत्ता के लिए प्रशिक्षण किए गए नमूनों की संख्या, स्वास्थ्य देखभाल पर औसत वार्षिक व्यय, मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की कुल संख्या पोर्टल पर उपलब्ध होगी। ठीक है, यहाँ पे केंद्रीय आवास और शहरी मामलों ने एम्पलीफाई पोर्टल को लॉन्च किया, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे की। आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक इंडियाज मूवमेंट चेंजिंग पावर इंक्यूबेशन अराउंड द वर्ल्ड के लेखक हैं मोहन कुमार।
फॉक्सकॉन जो कि अमेरिकी कंपनी है, ये ने 1.5 अरब डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया है। किस देश में दोस्तों? भारत में। तो जो फॉक्सकॉन है दोस्तों, ये 1.5 अरब डॉलर का निवेश करेगी। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी थे जिन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया, उनका नाम क्या है? ठीक है, सैम डॉरिच। सैम डॉरिच दोस्तों वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। नोएडा में डिक्सन टेक्नोलॉजी की नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया, किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। तो ये उत्तर प्रदेश स्पेशल है, ध्यान रखेगा। इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड ने 23वां ग्रीन टेक पर्यावरण पुरस्कार जीता है। किस इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड ने दोस्तों? तो क्रॉम्पटन ग्रिफ्स ने 23वां ग्रीन टेक पर्यावरण पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आंसर करिए जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।